सो हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। ठीक है, हाँ जी, तो हम कर रहे थे इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, मतलब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, जिसके लिए पहली वीडियो पहले से बन चुकी है, जो कि 10 दिन पहले बनाई थी। सॉरी भाई, मैं मानता हूँ कि मैं लेट हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से कंटिन्यू वीडियो लगातार चलेगी। मैंने बताया था मैं गया था सिक्किम, तो उसके चक्कर में आपकी वीडियो नहीं बनी। ठीक है, कोई नहीं, फिलहाल अब से आपकी वीडियो कंटिन्यू आने वाली है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि रोज की एक आ जाए, लेकिन भाई प्रॉमिस नहीं करता। हाँ, ये प्रॉमिस करता हूं कि 2 दिन में एक वीडियो पक्का आएगी। ठीक है, हाँ जी, तो 2 दिन में एक दिन वीडियो पक्का आने वाली है आपकी। तो चालू करते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। आज है भाई चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डिपॉजिट्स एंड एडवांस। अब ये डिपॉजिट्स और एडवांस क्या है, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए सीरीज बन रही है, सेमेस्टर 6 है आपका, तो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, और थोड़ी सी चीज और, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो या फिर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं, तो इस नंबर पर जाके कॉन्टैक्ट करना और आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी अमाउंट होगा, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा 100 रुपए के आसपास के नोट्स हैं, तो आप पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल है ना, हाँ जी। तो कांटेक्ट करने के लिए सर व्हाट्सएप पे यूज करना, कॉल मत करना, क्योंकि कॉल करने में कभी आपका फोन नहीं मिलता, कभी हम बिजी मिलते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, हाँ जी, तो कॉल करना, मेरा भाई आपको मिल जाएगा, उससे कांटेक्ट हो जाएगा, आप आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। ठीक है ना, 10 मिनट के अंदर रिप्लाई दे देता है वो भी। ठीक है, ज्यादा परेशान मत करना, भाई है अपना। तो फिलहाल शुरू करते हैं। हाँ, तो चालू करते हैं मेन अपना टॉपिक। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आता है डिपॉजिट एंड एडवांस। इससे पहले हम एक चैप्टर बना चुके हैं बैंकिंग के बारे में, जिसमें हमने बैंकों के बारे में सिखाया था। बैंक होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि मेनली 2 काम करता है। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा प्रोवाइडिंग लोन्स। यानी कि बैंक वाले का मेन काम क्या होता है, पैसे एक्सेप्ट करते हैं, यानी डिपॉजिट हमारे लेते। सुनिए, ये है बैंक। अब बैंक वालों का मेन काम क्या होता है, जो हाउस होल्ड होता है ना, हाउस होल्ड मतलब परिवार, हम जैसे लोग जो होते हैं, हम लोग देते हैं बैंक वालों को क्या, डिपॉजिट। हम अपने पैसे कहां पे जमा करते हैं, बैंक के अंदर। बदले में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा, बैंक वो पैसे रख के करेगा क्या अपने पास, अपने पास नहीं रखता भैया, वो देता है फर्म वालों को, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, फर्म्स वाले होते हैं जो, हाँ जी, उनको देता है वो पैसे हमारे, उसको बोलते हैं लोन। यानी बैंक क्या करता है, लोन देता है, एडवांस देता है उनको, और बदले में उनसे क्या कमाता है, इंटरेस्ट। सिंपल था, हाँ जी। तो इस तरीके से बैंक वाले काम करते हैं, मतलब हमसे पैसा लेते हैं और कंपनी वालों को या फिर फर्म वालों को, बिजनेस वालों को लोन देते हैं बिजनेस करने के लिए। आसान है ना, हाँ जी। तो बैंक के काम क्या है, डिपॉजिट करना, हमारे पैसे डिपॉजिट करना, और एडवांस मतलब उनको लोन प्रोवाइड करना। तो बैंक वालों के 2 काम, डिपॉजिट और एडवांस। आज बस उसके बारे में सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, और पूरा चैप्टर 6 पॉइंट्स के अंदर कवर हो जाएगा। पिछले पॉइंट में मैंने मजाक किया था, पिछली वीडियो में 6 पॉइंट की जगह मैंने 7 पॉइंट करवा दिए थे। इस बार ऐसा कोई मजाक नहीं है, बस खाली 6 पॉइंट आपको करने और आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, हाँ जी। तो यहां से चालू करेंगे पहला पॉइंट, और लास्ट पॉइंट आपका 6वां पॉइंट होगा, और आपको पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, आपको पता है, क्योंकि आप बैंक से रिलेटेड ही काम करते हो, कॉमर्स के बच्चे हो ना आखिर। चलो फिर शुरू करते हैं। तो बात आती है पहला, बैंक का मेन काम क्या है, बैंक का मेन काम होता है एक्सेप्ट करना, क्या, डिपॉजिट। तो बैंक वाले हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब जब भी आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाओगे, यानी पैसे डिपॉजिट करवाने जाओगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से अकाउंट में पैसे जमा करवाना चाहते हो। आसान है, क्योंकि बैंक अलग अलग तरीके से पैसे डिपॉजिट करता है ना, हाँ जी। तो बैंक के पास 5 ऑप्शन है आपके पैसे जमा करने के लिए, आप किसी भी तरीके से बैंक में पैसे जमा करवा सकते हो। तो पहला ऑप्शन आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, इसमें जब डिपॉजिट, यानी अगर आप पैसा जमा करते हो फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो यहाँ पे टाइम जो होता है ना, वो पूरा फिक्स रहता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आप जमा कर रहे हो। आप बैंक वालों को बोल रहे हो, सर ये लो मेरे 10 लाख रुपए, और मेरे को 1 साल तक या फिर 5 साल तक या फिर 2 साल तक, किसी भी टाइम पीरियड के लिए जो आपने बोला, इस टाइम तक मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे को पैसे की नीड नहीं है, तो आप आराम से जमा कर सकते हो इस पैसे को। तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। और दूसरा नाम होता है इसका टाइम डिपॉजिट। क्या नाम होता है, टाइम डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट, कुछ टाइम के लिए आपने पैसे जमा कर दिए, और इस पे इंटरेस्ट भी आपको क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, हाई इंटरेस्ट मिलता है इस पे। आसान है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, ये बिजनेसमैन वालों का अकाउंट होता है, आपने बचपन से सुनते आए हो। इसके अंदर क्या होता है, ओवरड्राफ्ट की आपको फैसिलिटी मिलती है, मतलब अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है फिर भी आप पैसा निकाल सकते हो। हाँ, एक तरीके से आपने, सॉरी नॉइस होगा भाई, उसको माफ करना, उसके लिए कुछ नहीं कहता मैं। ठीक है, हाँ जी, मैं माफी चाहूंगा। ये छोटे छोटे होते हैं ना बच्चे से, ये नई नई गाड़ी करवा लेते पापा मम्मी के पैसे से, और पूरी गली में निकलते रहते हैं भूं करते हुए। भाई साहब क्या ही कहने, मतलब क्या ही बताऊं। मैंने एक वो YouTube पे वीडियो देखी थी, पता नहीं क्या, उसी का लिंक याद आ जाता है मेरे को जब भी देखता हूं। अब अगर आपने देख रखी है तो बता देना, स्टैंड अप कॉमेडी थी शायद, पता नहीं किसी की। वो बता रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे बाइक वाले हैं कि पूछो मत। मतलब स्प्लेंडर ले लो यार, बुलेट ले लो, वो सिंपल होती है, मतलब नॉर्मल होती है। ये लेंगे मतलब कूल बनने के लिए, वो लेंगे कौन सी बाइक, हीरो, वो होती नहीं है जो ऐसी तिरछी होती है पूरी R15 और ऐसी बाइक है, मतलब रेसिंग बाइक है। हाँ जी, जिनमें इनका कलेजा और भेजा एक लाइन में आ जाता है पूरा। बैठना भी कैसे पड़ता है, ऐसे बैठना पड़ता है झुक के पूरा।
क्या करे, पैरों में दर्द हो जाता है ऐसी बाइक चला चला के, वही पूरे गली में शोर मचा देंगे। शुरू करते हैं। फिलहाल होते हैं कुछ छपरी लोग, क्या ही कहना है, और आपको नहीं कह रहा, आप अच्छे बच्चे हो क्योंकि आप आराम से चलाते हो सिंपल वे में, समझ में आया? हाँ जी, आपने बाइक के लिए रखी, बाइक से मैटर नहीं करता, बाइक लेके छपरी नहीं होते, वो चलाने वालों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे चला रहे हैं, समझ में आया? हाँ जी, तो मैं आपको नहीं कह रहा आपने ले रखी, बहुत अच्छी बात है, ऑफेंड मत होना बिल्कुल भी। मैं उनको कह रहा हूँ जो चलाते भूं भूं करके, अगर आप भी चलाते हो ऐसे तो आप भी हो, समझे? हाँ, लेकिन ऐसा चलाना नहीं चाहिए। फिलहाल चालू करते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? कुछ टाइम के लिए आपने पैसे जमा कर दिए और उस पर आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। बात आती है करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें ज्यादातर लोग बिजनेसमैन वाले अकाउंट खुलवाते हैं, बिजनेसमैन वाले खाता खुलवाते हैं और उसके अंदर अपना पैसे डिपॉजिट रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनके डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं। जो फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा निकाल नहीं सकते, आपने कुछ टाइम के लिए फिक्स कर दिया उस पैसे को। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है कि आप रोज ट्रांजैक्शन करोगे, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होंगे, तो बैंक वालों को दिक्कत होगी, पैसे जमा करने में सर्विस ज्यादा देनी पड़ेगी ना आपको। तो इस वजह से बैंक वाले बोलते हैं आप खुलवाओ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, जो आपको इंटरेस्ट होता है वो नहीं मिलता क्योंकि बैंक वाले आपको सर्विस दे रहे हैं ऑलरेडी, समझ में? हाँ जी। और दूसरी चीज, यहां पे आपको दूसरी चीज मिलती है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, यानी अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो आप अपने बैंक में जो जीरो बैलेंस है उससे भी ज्यादा पैसा निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हो। हाँ, वो एक तरीके से लोन होगा, उस पर ब्याज लगेगा, आप बाद में पेमेंट कर देना उसकी, ठीक है? हाँ जी, तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। ओवरड्राफ्ट लिख लेना यार, आराम से लिखवाऊं क्या? OVERDRAFT। मेरे को पता है भाई, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कमेंट में, ठीक है ना? हाँ जी, मेरे को पता है मेरी राइटिंग खराब है, तो टेंशन मत लो, जो नोट्स होंगे वो मेरी राइटिंग में नहीं होंगे, वो कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स होंगे, ठीक है ना? हाँ जी, मेरे को पता है तुम्हें समझ में नहीं आएगी बड़ा मेरी राइटिंग, वैसे तो बोल बोल के समझा रहा हूं तो समझ में आ जाएगी ओवरड्राफ्ट, लेकिन बाद में अगर पढ़ोगे तब नहीं आती वो। बात आती है सेविंग बैंक। अब ये सेविंग बैंक अकाउंट क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट ज्यादातर जो पब्लिक होती है उनका यही अकाउंट खुला होता है, यानी सेविंग अकाउंट। जब भी इनके पास पैसा आता है या फिर सैलरी आती है वो पैसे जमा कर देते हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट की तरह ज्यादा भी नहीं होता और ओवरड्राफ्ट की तरह बिल्कुल कम भी नहीं होता, मतलब इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक ठाक मिलता है, 2% या फिर 3% मिल जाता है ताकि काम चला सके आप आराम से। लेकिन ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। इन्फ्लेशन को बीट तो फिलहाल आजकल तो एफडी भी नहीं कर पा रहा, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद आता है मनी मल्टीप्लायर अकाउंट। मनी मल्टीप्लायर अकाउंट एक तरीके से आपने नाम सुना होगा, इसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मतलब वही मनी मल्टीप्लायर अकाउंट, जिसे आप कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे आपने बोला बैंक वालों से, सर मेरे को ना अकाउंट खुलवाना है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे को ना हर हफ्ते में कुछ ना कुछ पैसा मिल ही जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो मैं वो पैसा जमा करवाना चाहता हूं बैंक के अंदर। तो अगर आप वैसे सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। आप चाहते हो मैं खुलवा लूं एफडी अकाउंट, ठीक है, कि इस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले, लेकिन आपके पास एक लौता लमसम पेमेंट भी नहीं है कि आप एकदम से जमा करवाओ। आप बोलते हो कि हर हफ्ते मैं करवा सकता हूं बस, या फिर हर महीने करवा सकता हूं, जैसे भी आप चाहो, या फिर 15 दिन में करवा सकता हूं पैसे जमा, ठीक है? हाँ जी, तो वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपकी नीड्स के हिसाब से हम आपके लिए एफडी ही बना देते हैं, लेकिन वो आपको हर हफ्ते या फिर हर महीने या फिर 15 दिन में आपको जमा करवाने पड़ेंगे पैसे उसके अंदर, और उस पर इंटरेस्ट रेट आपको इससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से हल्का सा कम मिलेगा बस, ठीक है? सेविंग अकाउंट से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, कि आप हर एक फिक्स टाइम पीरियड पे अपना पैसा जमा करते हो जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? हाँ जी, उसे बोलते हैं मल्टीप्लायर अकाउंट। उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा अकाउंट खुलवाए जाते हैं बैंक के अंदर वो होते हैं अदर अकाउंट, की स्पेशल पर्पस के लिए जो खुलवाए जाते हैं वो आ जाते हैं अदर अकाउंट्स के अंदर। तो बेसिकली बैंक जो होता है वो 5 अकाउंट से, मतलब 5 तरीकों से पैसा आपसे जमा करता है, 5 तरीकों से आपसे पैसा लेता है। सिंपल था, ये होते हैं बैंक के 5 तरीके पैसा डिपॉजिट्स करने के। आसान। अब बस एक टॉपिक रह गया डिपॉजिट का, क्या? प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग, यानी कि जो लोग हैं वो अपना पैसा बैंक को लैंडिंग के तौर पे, यानी कि अपना पैसा बैंक को लोन के तौर पे देते क्यों है, या फिर अपना पैसा बैंक वालों को जमा करने के लिए क्यों देते हैं? लोग, पब्लिक, आम जनता बैंक वालों को पैसा क्यों देती है, अपने पास क्यों नहीं रखती? पहली चीज लिक्विडिटी। हाँ, अगर पब्लिक अपने पास पैसा रखेगी तो उसके पास लिक्विडिटी ज्यादा होगी, लेकिन बैंक में पैसा रखने से ना पैसा लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी कैसे बढ़ जाती है? जैसे हर टाइम हम अपने पैसे को कैरी कर नहीं सकते, जैसे मेरे को कहीं पे लाखों करोड़ों की पेमेंट करनी है तो पैसा कैरी करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं ले जा नहीं सकता। इसकी जगह अगर मैं बैंक में पैसा रखूंगा और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूंगा, जैसे मेरे को किसी को पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की, पैसा निकाला, फोन निकाला और फोन निकाला और टू देख लो ना, पैसे हो गए ट्रांसफर, आसान है ना? तो इस तरीके से पेमेंट करने में आसानी होती है, तो इसलिए लिक्विडिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम पैसे कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। दूसरी चीज, जाहिर सी बात है यार, बैंक में जमा कर रहे हो पैसा तो दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी? सेफ्टी। आपका पैसा जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा। अगर आपने घर में रख दिया पैसा तो आग लगने का खतरा,
खतरा, चोरी करने का खतरा, क्या मतलब मैं ही आके चुरा लूं, है ना, मोटी पार्टी हो आप तो मैं ही आ जाऊंगा, ठीक है। तो चोरी होने का खतरा, आग लगने का खतरा, और भूल जाने का खतरा, या फिर खराब हो जाने का खतरा, पैसे खराब भी होते हैं ना, नोट खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो इन सब चीजों का खतरा है, ठीक है। इन सबसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है अगर आपके पैसे बैंक में जमा है तो। उसके बाद डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या, अगर आप एक ही जगह पे पैसे रखते हो तो खर्च होने का खतरा या फिर नुकसान का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप पैसे को बिखेर देते हो, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो, तो फिर पैसे का खतरा क्या होता है, कम होता है। जैसे आपने पैसा 10 बिजनेस में लगा दिया, अगर एक बिजनेस बंद भी हुआ तब भी 9 चालू रहते हैं, आपके पास डाइवर्सिटी है, सुने, हाँ जी। तो वही काम करता है बैंक वाले। बैंक वाले आपका पैसा जो होता है वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि डाइवर्सिटी बनी रहती है, लॉस होने का खतरा कम से कम होता है, ठीक है। हाँ जी, बात आती है स्टेबिलिटी, और एक स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है क्योंकि आपको पता चलता है फिक्स्ड तो इंटरेस्ट रेट हमको मिल ही जाएगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कुछ लोग प्रॉफिट के लिए भी जमा करते हैं बैंक में पैसे, क्योंकि इंटरेस्ट एक तरीके से प्रॉफिट ही है, क्योंकि पैसा जमा करना और ऊपर से पैसा भी मिल रहा है हमें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, कुछ लोग पर्पस पूरा करने के लिए अपने पैसे जमा करते हैं। जैसे मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, अब पैसा घर में रखूंगा, जेब में रखूंगा तो खर्च हो जाएगा, गाड़ी खरीद नहीं पाऊंगा, पर्पस बिगड़ जाएगा, तो इस वजह से मैं पैसे जमा कर देता हूं कहां पे, बैंक में, ताकि 1-2 साल बाद जब मैं वो गाड़ी लेनी होगी तब तक पैसा मेरे इकट्ठा हो जाएगा बैंक में सारा, और निकाल के अपना पर्पस पूरा कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पस की वजह से भी हम अपना पैसा कहां पे रखते हैं, बैंक में। तो ये कारण है जिसकी वजह से पैसा हम कहां पे रखते हैं, बैंक में रखते हैं, किसके, डिपॉजिट्स के। और यहां पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा टॉपिक डिपॉजिट्स का। अब चालू करेंगे हम क्या, एडवांस। सिंपल है, बैंक वाले जो एडवांस देते हैं, लोन देते हैं लोगों को, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेथड ऑफ ग्रांटिंग एडवांस। अब ऐसे कौन से मेथड है जिस तरीके से जो बैंक वाले हैं वो लोन देते हैं, मेथड ऑफ ग्रांटिंग एडवांस। सिंपल है, हाँ जी, ऐसे मेथड्स बता दो जिस तरीके से आप लोन ले सकते हो बैंक से। तो बैंक से लोन लेने के लिए बस 4 तरीके हैं, पहला लोन, दूसरा कैश क्रेडिट, तीसरा ओवरड्राफ्ट, और चौथा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बैंक वाले लोगों को पैसा देते हैं ब्याज पे, लोन इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है, हाँ, लोन के तौर पे, एडवांस के तौर पे। तो वो जो एडवांस देते हैं बैंक वाले, वो कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके, पहला लोन, दूसरा कैश क्रेडिट, तीसरा ओवरड्राफ्ट, और चौथा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, यानी कि बिल्स को डिस्काउंट करवा के। तो लोन्स कोई एक तरह का लोन नहीं है, बैंक अलग तरीके से लोन देते हैं। जैसे पहला देते हैं शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब छोटे समय के लिए, जैसे किसान होते हैं, उनको जरूरत पड़ गई बीज लेने हैं, या फिर कोई छोटा मोटा काम है, जैसे मेरे को एप्पल आईफोन लेना है, उसके लिए पैसा चाहिए, मेरे को पैसा मम्मी पापा दे नहीं दे, है ना, मम्मी पापा देते हैं एप्पल आईफोन, या तो मैं किडनी बेच दूं, इतनी कीमती चीज, या फिर बैंक से लोन ले लूं। तो मैं बैंक से लोन लेना प्रेफर करूंगा, प्यार है मेरे को अपने आप से, समझे, अपने आप से। हाँ जी, शुरू करते हैं फिलहाल। तो शॉर्ट टर्म लोन्स, तो शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, छोटे समय के लिए आप लोन ले लो तब भी बैंक वाले आपको लोन दे सकते हैं आराम से। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म लोन, अगर आप चाहते हो लंबे समय के लिए लोन लेना तब भी बैंक वाले आपको प्रोवाइड कर देते हैं, घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बंगला लेने के लिए, कोठी लेने के लिए, ये सब चीजों लेने के लिए बैंक वाले आपको लोन दे देंगे। उसके बाद आता है ब्रिज लोन। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि बैंक वालों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपसे पैसे कमाने का, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट हाई रखते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपसे ज्यादा पैसे कमा पाएंगे वो। और लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम, क्योंकि लंबे समय तक आपसे पैसा कमाना है ना, तो जितना कम इंटरेस्ट रेट रखेंगे जो उतनी ज्यादा पब्लिक आपसे लोन लेगी बैंक से। शुरू करते हैं, बात आती है ब्रिज लोन। ब्रिज लोन क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं उन्होंने लोन तो ले लिया, कुछ लोग हैं जिन्होंने लोन तो ले लिया लेकिन वो उसका इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे, इस टाइम नहीं चुका पा रहे, बाद में चुका देंगे, तो इस टाइम वो इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे, तो वो किसी दूसरे बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरे को थोड़ा सा लोन दे दो। वो बैंक उनसे लोन, उस बैंक से लोन लेके उसका इंटरेस्ट चुका देते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़े बैंक से लोन ले रखा है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट वो चुका नहीं पा रहे इस टाइम पे, बाद में चुका देंगे, लेकिन अभी पैसा नहीं है उनके पास, तो छोटे बैंक के पास बोलते हैं मेरे को क्या लेना है, मेरे को लेना है ब्रिज लोन। क्यों? ताकि मैं दूसरे बैंक का लोन का इंटरेस्ट चुका पाऊं, तो इस वजह से थोड़ा सा पैसा उससे लेके इंटरेस्ट चुका देते हैं। तो वो जो लोन लिया छोटे से लेवल का, किस लिए, ब्याज चुकाने के लिए लोन का, तो उसे बोलते हैं ब्रिज लोन। आसान है, जो पुल की तरह काम करता है आपको डूबने से बचाने के लिए। आगे चलते हैं, कंपोजिट लोन। कंपोजिट लोन क्या होता है, कंपोजिट लोन क्या होता है, मैं खुद भूल गया। हाँ जी, याद आ गया, सॉरी भूल गया था। हाँ जी, कंपोजिट लोन क्या होता है, अगर आप बिजनेस में कोई एसेट खरीदना चाहते हो, ऐसी चीजें जो जैसे आप कोई कैपिटल एसेट खरीदना चाहते हो, उस एसेट को खरीदने के लिए, जैसे मशीनरी हो गया या फिर बिल्डिंग हो गई, कोई प्लांट मशीनरी हो गई, ये सब खरीदने के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो उसे बोलते हैं कंपोजिट लोन। किसी चीज को कंपोज करने के लिए, कोई चीज बनाने के लिए अगर आपको पैसा लग रहा है तो उस तरह के लोन को क्या बोला जाता है, कंपोजिट लोन। आसान है, ये वाले जो शॉर्ट टर्म लोन टर्म थे ये तो कंजम्पशन के लिए था कि आप खाने के लिए लोन ले रहे हो, जैसे ये वाले थे कंजम्पशन लोन। कंजम्पशन लोन क्या होता है, अगर आप लोन ले रहे हो ट्रेडिंग के लिए, यानी माल भरवाने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, ठीक है, तो इन सब के लिए होता है ट्रेडिंग लोन यानी कंजम्पशन लोन। और कंपोजिट लोन क्या होता है, कंपोजिट लोन होता है अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर कोई ले रहे हो या फिर बड़ी बिल्डिंग मशीनरी ये सब चीजें ले रहे हो तो इसे बोलते हैं कंपोजिट लोन। आसान है,
बिजनेसमैन दोनों तरह के लोन ले सकते हैं, बड़े लोन भी छोटे लोन भी, मतलब वो ट्रेडिंग के लिए, कंपोजिट मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ लोन। आगे चलते हैं, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब ये आपको लोन तो देंगे लेकिन बदले में कुछ चीजें आपसे लेंगे, बदले में आपसे कुछ चीजें लेंगे। तो कैश क्रेडिट मतलब क्या होता है कि आपको लोन दिया जा रहा है लेकिन बदले में आपसे क्या रिक्वायर करेंगे, ये आपसे ले सकते हैं बॉन्ड्स, ये ले सकते हैं प्रोमिसरी नोट्स, ये ले सकते हैं शेयर या फिर और भी चीजें, डॉक्यूमेंट्स आपसे ले सकते हैं और बदले में आपको लोन दे देंगे। तो इस तरह के लोन को बोला जाता है कैश क्रेडिट। आसान है। अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, और आपके पास गिरवी रखने के लिए कोई जमीन जायदाद नहीं है, तो आप कैश क्रेडिट के तौर पे यानी बॉन्ड, शेयर, प्रोमिसरी नोट्स, वोट चाहिए सब दे दोगे, तब भी आपको लोन मिल जाएगा और उस लोन को क्या बोलेंगे, कैश क्रेडिट। आसान है। अगर आप अपनी जमीन गिरवी रख के लोन लेते हो तो उस लोन को बोलते हैं लोन, लेकिन अगर आप अपने बॉन्ड्स हो गया, शेयर्स गिरवी रख के पैसे लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट। आगे चलते हैं, बात आती है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तो आपको पता ही है, जब आपका करंट अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट में मान लो मेरे बैंक में है 1 लाख रुपए, कितने हैं मेरे बैंक में, 1 लाख रुपए। तो एक बंदा मेरे पास आया, वो कह गया भैया 80,000 की पेमेंट कर दो, मैंने उसे चेक बना के दे दिया 80,000 का, ठीक है। अगले दिन एक बंदा और आया, वो कह गया भैया मेरे को 50,000 की पेमेंट कर दो, बाकी आ गई। अब मैं सोच रहा हूँ ये बंदा जो है ये चेक अभी जाके नहीं निकालेगा, ये निकालेगा 3 महीने बाद, लेकिन इसको पैसे देने जरूरी है क्योंकि ये भड़क जाएगा और ये अभी 15 दिन के अंदर ही पैसा निकाल लेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको 50,000 चेक दे देता हूँ, ये 15 दिन बाद निकाल लेगा, फिर मैं 15-20 दिन बाद जब मेरे पास पैसा आएगा मैं जाके बैंक में जमा कर दूंगा। सिंपल है ना। हाँ जी, कितने रुपए, ताकि ये पैसे जब 3 महीने बाद निकालेगा तब इसको मिल जाए पैसे। तो मैंने इसको चेक काट के दे दिया, लेकिन मेरे को क्या पता था कि दोनों एक ही दिन पे जाके यानी 15वें दिन पे जाके दोनों ने ही पैसा निकाल लिया। मैंने तो सोचा 15 दिन बाद यही निकालेगा पैसा, इसका पैसा मैं बाद में जमा करवा दूंगा दोबारा, 3 महीने बाद हो जाएगा, है ना। लेकिन दोनों ने मिलकर 15 तारीख को ही पैसा निकाल लिया, यानी मेरे बैंक से कितने रुपए चले गए, 1,30,000 रुपए मेरे बैंक से चले गए। यानी कि मेरा बैंक, यानी यहाँ पे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा कि पैसे मतलब चेक बाउंस हो जाएगा। तो ये सब खतरों से बचने के लिए बैंक वाले अपनी तरफ से 30,000 रुपए उनको दे देते हैं। वो बोलते हैं ये हो गया ओवरड्राफ्ट, कि आपके बैंक में पैसे नहीं थे फिर भी आपने चेक इशू कर दिया, तो आपका चेक बाउंस ना हो, आपका काम रुके ना, इसलिए बैंक वाले आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं, आपकी तरफ से लोन के तौर पर चला देते हैं, ठीक है। हाँ जी, और इस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। इस तरह की फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी कि अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है तब भी हमें एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं बैंक वाले। आगे चलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी कुछ इसी तरीके से, थोड़ा सा अलग है, समझते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा अलग है पढ़ना, समझो। ये ए है, ये बी है, समझे। ए ने इसको माल बेचा, बदले में बिल कह रहा है, बी कह रहा है ये लो जी एक डॉक्यूमेंट पेपर और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको 5 महीने बाद पैसे दे दूंगा। बी कह रहा है मैं आपको 5 महीने बाद पैसे दे दूंगा, ए कह रहा है ठीक है भैया 5 महीने बाद दे देना, बस ये डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा है, ठीक है। अब इसको पैसे की जरूरत पड़ गई अभी, लेकिन ये तो इससे मांग नहीं सकता क्योंकि इसने वादा करके दिया कि 5 महीने बाद दूंगा पैसे। तो ये जाता है बैंक के पास और बैंक वाले से बोलता है बैंक जी मेरे को ना पैसे की जरूरत है, मेरे को ना पैसे दे दो। बैंक वाले बोलता है क्यों, वो कहता है मैं आपको बदले में ये दे रहा हूं बिल, आप इस बिल को रखो, समझे, और मेरे को अभी पैसे दे दो, बाद में 5 महीने बाद आप इससे पैसे ले लेना। आप अभी मेरे को पैसे दे दो, बाद में इस बिल को देके उससे पैसे ले लेना आप ही, मेरे को देने की जरूरत नहीं है। बैंक वाले कहते हैं मेरे को क्या फायदा मिलेगा, वो कहते हैं 100 रुपए कम दे दो बस। ये जो 100 रुपए है इसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। आसान है कि बैंक वाले जो चार्ज काटते हैं बिल डिस्काउंट करने पे, वो चार्जेस काट लेंगे। तो अगर आप बैंक वालों से लोन ले रहे हो, एक तरीके से ये भी लोन है ना, क्योंकि उसने भी पैसा चुकाया नहीं, वो तो बाद में पैसा चुकाएगा ना 5 महीने बाद। तो अगर आप अपनी बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हो एक बिल को, तो उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और वो भी एक तरीके का लोन है क्योंकि वो बाद में चुकाया जाएगा बी के द्वारा। सिंपल है। तो इस तरीके से बैंक फिर दोबारा से लोन प्रोवाइड करता है। तो ये 4 तरीके से लोन है जो आप बैंक से ले सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं 2 तरह के लोन है, और मतलब चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट आप कर चुके हो, 1 2 3, यानी आपने सीखा डिपॉजिट्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आपने सीखा एडवांस कितने तरह के होते हैं, यानी लोन कितने तरीके से ले सकते हो, और चौथा पॉइंट आपको सीखना है सिक्योर्ड एडवांस क्या होता है और अनसिक्योर्ड एडवांस क्या होता है। यानी अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो वो 2 तरीके होंगे, सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड एडवांस, अनसिक्योर्ड एडवांस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। सिक्योर्ड एडवांस वो एडवांस होता है जिसके बदले में बैंक ने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक आपको शकल देख के तो देगा नहीं लोन, कुछ ना कुछ गिरवी मांगेगा। अगर आपने बैंक को कुछ गिरवी रखने के लिए दे रखा है तो उसे बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, यानी बैंक ने अपना लोन सिक्योर कर दिया। समझे, बैंक ने आपको लोन तो दिया लेकिन बदले में आपसे आपकी जमीन ले ली, यानी बैंक ने अपना लोन सिक्योर कर रखा है, डूबेगा नहीं आप बैंक वालों को पैसा। समझे, इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड एडवांस क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, ऐसा लोन बैंक ने लोन तो दे दिया लेकिन बदले में कुछ गिरवी रखने के लिए लिया ही नहीं बैंक ने, तो इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। यानी कि ये लोन सिक्योर नहीं है, ये पैसा डूब गया तो बैंक वाले कहीं से रिकवर नहीं कर सकते। समझ में? हाँ जी।
अच्छा, तो बदले में भैया हम गिरवी क्या क्या चीजें रख सकते हैं, तो 5वां पॉइंट आता है, बैंक वाले ज्यादातर सिक्योर लोन देते हैं, अनसिक्योर लोग बहुत कम लोन, मतलब अनसिक्योर लोन बहुत कम देते हैं बैंक वाले, समझे? ज्यादातर बैंक वाले क्या देते हैं? सिक्योर लोन, यानी बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो भैया क्या क्या चीजें हम गिरवी रख सकते हैं, तो 5वां पॉइंट भाई आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ऐसी कौन सी चीज है जिनको हम गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकते हैं, सिक्योरिटीज के तौर पे बैंक को दे सकते हैं? सुनिए, मतलब 4 चीजें होती हैं जो बैंक वाले लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले पर्सनल सिक्योरिटीज। पर्सनल सिक्योरिटीज मतलब अगर आप बैंक को देते हो कोई डॉक्यूमेंट या फिर लिख के देते हो कि मैं अपने को इतनी तारीख तक पैसे जमा करवा दूंगा, वापस चुका दूंगा आपका लोन, मतलब रिटर्न एप्लीकेशन देते हो, तो वो। दूसरा बैंक ड्राफ्ट, तीसरा डिमांड ड्राफ्ट, चौथा कोई चेक हो गया पुराना, या फिर 5वां कोई गोल्ड वोल्ड हो गया, ये सब चीजें। तो अगर आप ये सब चीजें देते हो, बॉन्ड, शेयर्स, तो इसे बोलते हैं पर्सनल सिक्योरिटीज। पर्सनल सिक्योरिटीज मतलब वो डॉक्यूमेंट जो बैंक इजीली रिकवर कर सकता है पैसे जिससे, तो होते हैं पर्सनल सिक्योरिटीज। आप उनको देख के बैंक वालों को देते उस पर लोन ले सकते हो। आसान है, ठीक है। आगे जाती है टेंजिबल सिक्योरिटीज। अच्छा, ऊपर वाली जो थी वो इंटेंजिबल सिक्योरिटीज थी, आपने गौर फरमाया होगा, जैसे बॉन्ड हो गए, शेयर हो गए, कोई सिक्योरिटीज तो नहीं है, एक कागज ही तो है बस ये, तो इसे बोलते हैं इंटेंजिबल सिक्योरिटीज। आसान है, हाँ जी। अगर आता है टेंजिबल सिक्योरिटीज, अगर आप गिरवी में रख रहे हो अपना घर, अपनी कंपनी, अपनी मशीनरी, अपनी फैक्ट्रीज, कुछ ऐसी चीजें रख रहे हो जो छू सकते हैं जिन्हें गिरवी के तौर पे, ठीक है, तो वो क्या होती है? टेंजिबल सिक्योरिटीज। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो बदले में कुछ रखना पड़ेगा गिरवी के तौर पे, ठीक है, जिससे बोलते हैं सिक्योर लोन, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो सिक्योरिटीज 4 तरह की होती है, वो बता रहा हूँ। पर्सनल सिक्योरिटीज, यानी अगर आपने बॉन्ड रख दिए या फिर शेयर रख दिए, तो ये होती है पर्सनल सिक्योरिटीज, जिसे इंटेंजिबल बोलते हैं। उसके बाद आती है टेंजिबल। टेंजिबल जिसे छू सकते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीजें, ऑफिस। उसके बाद आती है प्राइमरी सिक्योरिटीज। अगली आती है प्राइमरी सिक्योरिटीज। अभी प्राइमरी सिक्योरिटीज क्या है भैया? सुनिए, प्राइमरी सिक्योरिटीज मतलब होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको लोन चाहिए, लेकिन लोन कहां से मिलेगा? जब कोई आपकी गवाही दे, क्योंकि आप पैसे लेके भाग सकते हो ना, तो इस वजह से। तो बैंक वाले कहते हैं अगर आपके पास गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं है तो आप किसी से गवाही दिलवा दो। तो अगर कोई बैंक वाला दूसरा बोल सकता है, जैसे एक बैंक से आप लोन ले गए, तो दूसरा बैंक वाला कह सकता है कि हाँ भाई, हमारे पास इसका अकाउंट है और इसके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, या फिर किसी भी तरीके से ये अच्छा मेंबर आपके पैसे चुका देगा। तो इस तरीके से आप लोन ले सकते हो। यानी अगर कोई सीए लिख के दे देता है कि इस बंदे को लोन दे दो, या फिर कोई बैंक वाला लोन लिख के देता है इस बंदे को लोन दे दो, तो फिर ऐसे तौर पर, यानी जिसकी गारंटी मिल जाती है आपको सिक्योरिटी के तौर पर रखने के लिए, तब भी बैंक वाले आपको लोन दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटीज। आसान है, तो आप इनकी गारंटी भी रखवा सकते हो सिक्योरिटी के तौर पे। अगला आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कई बार क्या होता है, बैंक वाला, मतलब आपने लोन लिया, बदले में कोई चीज गिरवी रखी, लेकिन बैंक वाला कहता है नहीं भैया, ये गिरवी रखना पूरा नहीं होगा, मतलब ये हम मानेंगे नहीं कि क्या बोलते हैं इससे हमारा लोन रिकवर हो जाएगा, आपको कुछ और चीज भी गिरवी रखनी पड़ेगी। तो अगर आप लोन लेते हो और एक चीज गिरवी रखने के लिए की जगह पे आपको एक्स्ट्रा कोई एक चीज और रखनी पड़ती है उसकी गारंटी के तौर पे, कि अगर इससे पैसा रिकवर नहीं होगा तो आप इसको भी बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो, जैसे शेयर्स हो गए या फिर बॉन्ड्स हो गए। तो इस तरीके की चीजें क्या होती हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे अगर आपने लोन लिया और बदले में आपने शेयर बॉन्ड रख दिए, तो वो तो कहलाएगा पर्सनल सिक्योरिटी, कि आपने बॉन्ड शेयर रख दिए। लेकिन कई बार वो बोलते हैं कि बॉन्ड शेयर से पैसा भी रिकवर नहीं हुआ तो हमारा, तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो देते हो जो गिरवी के तौर पे, उसे बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक, 6वां पॉइंट और आपका चैप्टर खत्म। बात आती है मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस। अब देखो, ये ट्रिप से घूम के आया ना, 2-3 घंटे का, मतलब 2 दिन का ट्रेन का सफर था, तो अभी भी सर में ऐसा लग रहा है कि ट्रेन चल रही है अभी, मतलब मैं ट्रेन में बैठा हूँ और अभी भी ट्रेन चलती जा रही है। मतलब जिसने ट्रेन से सफर किया ना 2 दिन का, तो उसको पता होता है कि भाई हाँ, ट्रेन कैसा लगता है, फील होता है सर में कि अभी भी ट्रेन चल रही है। बाकी सब ठीक है, चलो करते हैं। अभी सर घूम रहा है मतलब थोड़ा सा, और किसी ने सिक्किम घुमा हो तो गजब ही बात है भाई साहब, पहाड़ वहाँ पे। सर में बसर तो होती है, मगर क्या ही करें, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे हम गए थे 0 पॉइंट, सिक्किम में जगह है 0 पॉइंट, नाथुल्ला पास, गुरुदुम्बार लेक, ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह बहुत अच्छी अच्छी, गजब। फिलहाल शुरू करते हैं। मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस। मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस मतलब आपने बैंक से लोन लिया, बदले में कोई चीज गिरवी रख दी, ठीक है। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, और बदले में मैंने दे दिया अपना प्लॉट, ठीक है। अच्छा, तो बैंक ने मेरे को लोन दिया तो उस पर तो वो इंटरेस्ट कमाएगा, ठीक है, लेकिन बदले में मैंने उसको क्या दे रखा है? प्लॉट दे रखा है, और वो जो प्लॉट है वो उससे भी पैसे कमा सकता है। समझे? नहीं समझे? दोबारा समझो। मैंने बैंक से लोन लिया, बदले में दे दिया अपनी गाड़ियां, यानी मेरी गाड़ी ले लो और मेरे को लोन दे दो, तो मेरे से तो इंटरेस्ट कमा ही रहा है, लेकिन उसके पास मेरी गाड़ियां रखी हुई हैं, तो वो उन गाड़ियों से भी पैसे कमा सकता है, ठीक है। तो मोड्स ऑफ
क्रिएटिंग चार्जेस। तो वो जो चीजें बैंक वालों के पास गिरवी रखी हुई है उससे वो कितना पैसा कमा सकता है, क्या क्या तरीके से वो पैसा कमा सकता है, वो तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी कि जो पैसा बैंक के पास गिरवी रखा होता है, हमारा लोन के तौर पे सिक्योरिटीज रखी होती है, क्या बैंक वाले उन सिक्योरिटीज से पैसा कमा सकते हैं, और अगर हाँ तो वो कौन से तरीके हैं जिन तरीके से बैंक वाले सिक्योरिटीज से पैसा कमा सकते हैं। तो वो ये 4 तरीके हैं जिन तरीकों से बैंक वाले सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। इंटरेस्ट तो कमा ही रहे हैं वो जो हमको लोन दे रखा है उस पर, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटीज जमा है उन सिक्योरिटीज के दम पे भी वो पैसा कमा सकते हैं। तो वो पैसे कौन से कमाएंगे, तो पहला तरीका भाई बात आती है मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज रख के वो पैसे कमा सकते हैं। अब ये मॉर्गेज होता क्या है, इट क्रिएट्स ए चार्ज ओवर इमूवेबल एसेट्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आसान है, मॉर्गेज क्या होता है, इट क्रिएट्स ए चार्ज ओवर इमूवेबल एसेट्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी अगर आपने लोन लिया बैंक से और उनको दे दिया कोई जमीन वमीन, जैसे एग्जांपल क्या है लैंड, अगर आपने जमीन दे दी तो वो जमीन से भी पैसा कमा सकते हैं। ये कहता है मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब उस जमीन पे अधिकार एक तरीके से किसका है, बैंक वालों का। हाँ, जमीन आपके पास रहेगी, आप उसको यूज करोगे, आप उसी जमीन के क्या होंगे, मालिक होंगे, लेकिन उस पर चार्जेस लगा के, यानी कि कोई इंटरेस्ट लगाना या फिर किसी तरीके से उसको किराए पे देना, उससे भी पैसा कमा सकता है कौन, बैंक वाले। सिंपल है, ठीक। आगे चलते हैं, मतलब चार्ज कर सकते हैं बैंक वाले, मतलब चार्ज मतलब बैंक वालों की जमीन मानी जाएगी एक तरीके से, मतलब जमीन आपके पास रहेगी। कैसे समझाऊं, मॉर्गेज मतलब जमीन आपके पास है, ओनरशिप आपकी है, जब तक आप पैसे नहीं चुकाते सब चीज आपकी है, लेकिन चार्ज बैंक वाले कर सकते हैं। मतलब बैंक वालों की एक तरीके की संपत्ति होगी, अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो बैंक वाले जब्त कर लेंगे उसे, लेकिन जब्त करना अलग होता है, वो चार्ज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ लेना थोड़ा सा समझ में आ गया ना वो, ठीक। हाइपोथेटिकेशन अगर नहीं समझ में आया ना भाई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, कमेंट में जाके बता देना भैया, एक बार समझा दो, मैं कोशिश करूंगा अगली वाली वीडियो में आपके लिए बता दूं। ठीक है, हाँ जी। हाइपोथेटिकेशन, तो बात क्या है इसकी, इट क्रिएट्स चार्ज ओवर द मूवेबल एसेट। जैसे वहां पे था वो इंटेंजिबल एसेट होती है या फिर जो वैसी चीजें होती हैं जैसे लैंड होती है, जमीन होती है, जो हिल नहीं सकती एक जगह से, उस पे चार्ज बनाता है। इसकी जगह ये जो हाइपोथेटिकेशन है ये मशीनरी यानी ऐसी चीजें जो मूव कर सकती हैं उन पे चार्ज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आपने लोन लिया और बदले में आपने गिरवी के तौर पे रखा है कि बाइक, कि मेरी बाइक ले लो और मेरे को लोन दे दो, तो वो जो बाइक है उस पे चार्ज अगर बनता है तो उसे बोलते हैं हाइपोथेटिकेशन। अगर जमीनों पे चार्ज बनता है यानी अधिकार, बैंक का अधिकार मान लो एक तरीके से, अगर बैंक अपना अधिकार दिखाता है किस पे, जमीन पे, तो उसे बोलते हैं मॉर्गेज। और अगर बैंक अपना अधिकार दिखाता है गाड़ियों पे तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकेशन। सिंपल है ना, वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, सॉरी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है और ये होता है मूवेबल प्रॉपर्टीज पे। सिंपल है ना, ठीक। आगे चलते हैं, बात आती है लीन। अच्छा, यहाँ पे चार्ज है, मतलब एक तरीके से बेच नहीं सकता, वो गिर भी नहीं सकता, उससे पैसे नहीं कमा सकता, बस वो चार्ज है एक तरीके से। हाँ, चार्ज कर सकता है, बैंक वाले को राइट दे रखा है कि हाँ चार्ज कर सकता है, मगर वो करता नहीं कुछ भी, बैंक वाले नहीं करते कुछ भी। अगर आप लोन लेते हो तो आपकी जमीन वैसी पड़ी जाएगी, सिक्योरिटी वैसी पड़ी रहेगी, बस एक तरीके से अथॉरिटी दे रखी है, हाँ आप चार्ज कर सकते हो उस पर, समझ में, लेकिन चार्ज नहीं करता वो कुछ भी उस पर। सुनिए, लीन क्या होता है, राइट टू पोजेशन। यानी कि राइट टू पोजेशन मतलब आपसे वो चीज जब्त करी जा सकती है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी कोई, सॉरी आपने लोन लिया और बाइक खरीद ली, तो अगर आप वो लोन नहीं चुकाते तो आपसे बाइक वापस ली जा सकती है। ऊपर किसी में भी बाइक वापस नहीं लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बाइक खरीदी थी, मैंने लोन लिया और बाइक खरीदी, तो हाइपोथेटिकेशन कहता है कि आप बाइक नहीं ले सकते, हाँ आप चार्ज कर सकते हो बाइक को पे, मतलब एक तरीके से चार्ज लगा सकते हो कि इतना वो चार्ज लगेगा, आपको एक्स्ट्रा इतने रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन बाइक पोजेशन नहीं कर सकते उसका। लेकिन यहाँ पे लीन के तौर पे बैंक वाले ज्यादातर लीन यूज करते हैं, तो इस वजह से वो पोजीशन भी कर सकते हैं। अगर आप लोन नहीं चुकाते तो फिर आपकी बाइकें जब्त करी जा सकती है, तो जब्त करना ही होता है लीन। ठीक है, अच्छा लीन दो तरह की होती है, एक होती है जनरल लीन, एक होती है पर्टिकुलर लीन। जनरल लीन होती है मतलब आपकी पूरी पूरी बाइक जब्त हो जाएगी, और पर्टिकुलर लीन होती है जितना आपने लोन नहीं चुकाया उतनी ही चीज जब्त करेंगे। जैसे आपने 4 लाख का लोन लिया और आपने 2 लाख ही चुकाए और 2 लाख नहीं चुकाए, तो 2 लाख की आपकी ही आधी चीज जो है वो जब्त हो जाएगी। बैंक वाले पर्टिकुलर लीन ज्यादातर यूज नहीं करते, वो जनरल लीन ही यूज करते हैं कि अगर आपने 5 रुपए भी नहीं चुकाए तब भी पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी आपकी, समझे। हाँ जी, तो इस तरीके से लोन चुकाना चाहिए। ठीक है, तो लीन क्या होता है, राइट टू पोजेशन। इसमें राइट टू पोजेशन नहीं है किसी में भी, बस ये चार्ज दिखाते हैं कि हाँ इनका हक है, लेकिन ये चार्ज मतलब पोजेशन नहीं कर सकते, लेकिन लीन के अंदर पोजेशन हो सकता है। अगला प्लेज। प्लेज बिल्कुल बेलमेंट की तरह ही है, ठीक है, मतलब कि परफॉर्म करने की प्रॉमिस करता है। यानी कि इसमें क्या होगा, बैंक ने आपको लोन दे दिया तो बैंक पोजेस कर सकता है। जैसे आप बैंक ने लोन दिया कि आप जाओ गाड़ी ले लो, और आपने गाड़ी ले ली, लेकिन अब आप लोन नहीं चुका पा रहे, तो लीन के अंदर वो पोजेस कर लेता था, मतलब कि पूरी बाइक ले लेता था आपसे वापस। लेकिन इसके अंदर वो बाइक नहीं लेगा आपसे, वो आपको काम करने के लिए कुछ वो देगा क्राइटेरिया कि आप इतना काम कर दो तो हम आपकी बाइक छोड़ देंगे।
समझे? यानी अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे तो आप इतना पेमेंट कर दो। जैसे अब 4 लाख का लोन था तो बैंक वाले ये मानते हैं लीन के अंदर कि हम अगर आप 1 रुपया भी नहीं चुका पा रहे, 5 रुपए भी मतलब 5 रुपए ही नहीं चुका पा रहे, तब आपकी बाइक ले लेंगे, हम जब्त कर लेंगे वापस, ठीक है। लेकिन प्लेज के अंदर क्या है कि वो बोलते हैं बैंक वाले, आपने 4 लाख का लोन रखा है, आप 50,000 ही अभी चुका दो, बाद में चुका देना, हम आपको प्लेज करते हैं, मतलब एक तरीके से आपको छूट देते हैं कि आप अभी तक 50,000 चुका दो तो आपका लोन चलता रहेगा, आप कोई पोजेशन नहीं होगा, आप उसको यूज कर सकते हो, आप उससे पैसे कमा सकते हो गाड़ी वाड़ी से, ठीक है। आपके कोई पोजेशन नहीं करेंगे, आप 50,000 चुका दो, मतलब परफॉर्म टू प्रॉमिस, जो हमने प्रॉमिस किया है कि 50,000 चुका दो, आप वो चुका दोगे तब भी आप अपनी चीजों को सेव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लीन में क्या है 5 रुपए भी नहीं चुकाओगे तब भी आप पूरी गाड़ी जब्त कर दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉमिस करते हैं कि आप 50,000 भी चुका दोगे तब भी हम आपको गाड़ी दे देंगे, बाद में चुका देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये 4 तरीके हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट या फिर जो बैंक होते हैं वो चार्ज दिखा सकते हैं अपनी लोन पे। यानी अगर आपने पेमेंट नहीं करी लोन की तो इस तरीके से वो पोजेशन कर सकते हैं चीजों का। इनमें पोजेशन नहीं होता, इनमें पोजेशन होता है, लेकिन ये प्रॉमिस पे होता है, ये पोजेशन होता है जनरल या फिर पार्शियली या फिर पूरा हो जाता है पोजेशन, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करते, यहाँ पे केवल वो चार्ज दिखाते हैं कि हम चार्ज करते हैं लेकिन पोजेशन नहीं करते, ठीक है भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर जिसका नाम था डिपॉजिट्स एंड एडवांस, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच नहीं गया पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। होप आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, ठीक है। और जिसने पहले से ही कर रखा है, सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों के मतलब घुटनों से, कोहनी से, उंगलियों से, नाखून से, आंखों से, मुंह से, शरीर के अंग से थैंक यू यार आपको। और जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कोई नहीं, बाद में कर देना आराम से, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे हो, मिलेंगे आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। हाँ जी, कोई नहीं, आराम से कर दियो, बाद में हम भी यहीं हैं भाई, आराम से कर दियो भाई, आराम से। अच्छा करने जा रहे हो, कर दो, कोई नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो बाकी अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो नीचे कमेंट में, अगर आपको कोई क्वेश्चन भेजना है या फिर कोई पीडीएफ भेजनी है, कोई फाइल भेजनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, vivekmishra.official के नाम से, आप वहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे चैट कर लेंगे और नीचे कमेंट कर देना, मैं वैसे ही रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से हमारा चैनल है, उस चैनल पे जाएगी, ठीक है। और बाकी कुछ रह ही नहीं गया, जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो और कुछ बात करनी है, मेरे हिसाब से मेरी खत्म हो गई है, ठीक है। अगर आपको कुछ बात करनी है तो नीचे कमेंट में है, बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं रह गया, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।